Di sini banyak sekali. तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची सारी को दिखाते हुए जिसके डैड की डेथ हो चुकी थी और अब उसकी मॉम अकेली सारी और उसके भाई की जिम्मेदारियां उठा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहती थी और सारी को इग्नोर भी कर जाती थी। आज भी जब सारी ने उनके साथ खेलने की जिद की तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो मीटिंग में बिजी हैं और उसको भाई के साथ जाकर खेलने को कह दिया। सारी भाई के कमरे में गई तो उसे कमरे में एक शैडो नजर आया और तभी उसके भाई ने पीछे से आकर उसे टच कर दिया। वो डर कर चिल्ला उठी। इस रूम में कोई शैडो नहीं था, बस छोटी सारी का वहम था। वो सारी अब अपने भाई रहमान से खेलने की रिक्वेस्ट करती है तो वो भी मना कर देता है क्योंकि उसे अपने गेमिंग कंपटीशन की तैयारी करनी थी अपने फ्रेंड्स के साथ। उसकी मॉम उसे अपने साथ सारी को भी पार्क ले जाने को कहती है ताकि उसकी बोरियत कम हो जाए। पार्क में सारी को मिलता है उसका दोस्त जो कभी कभार इसी पार्क में उसके साथ खेलता था। सारी उसके साथ बिजी हो जाती है और रहमान अपने फ्रेंड्स के साथ। सारी और वो लड़का हाइड एंड सीक खेलने का डिसाइड करते हैं और सारी अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है मुझे अच्छी जगह छुपने में मदद करे ना प्लीज। तो रहमान उसे डांट कर भेज देता है कि देख नहीं रही हो मैं बिजी हूं यहाँ। सारी उदास होकर वहां से चली गई तो यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आया जिसने इन सब को वार्न किया कि इस टाइम बच्चों का इस पार्क में खेलना सेफ नहीं, लेकिन ये सब तो अपनी गेम में इतना बिजी थे कि किसी की क्या सुनते। सारी को हम देखते हैं जो पार्क के पास बने एक खौफनाक घर के अंदर आई जहां उसे दिखी सीढ़ियों पर बैठी एक खौफनाक औरत, जिससे डरने की बजाय सारी ने उससे मदद मांगी छुपने के लिए। और सीन यहाँ कट होता है। यहाँ जब सबके घर जाने का वक्त हुआ तभी रहमान को सारी का ख्याल आया। उसने पार्क में सारी को देखा, यहाँ के बच्चों से पूछा सारी के बारे में पर सारी नहीं मिली और तब सारी के बेस्ट फ्रेंड ऑल्डी ने आकर रहमान को बताया कि सारी काफी टाइम से नजर नहीं आ रही, वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलने वाली थी। ये लोग इस टाइम उसी घर के सामने खड़े थे जिसके अंदर सारी गई थी, पर इन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इन्होंने मान लिया कि रास्ता अंदर जाने का है ही नहीं तो सारी यहाँ कहाँ हो सकती है। सीन कट होकर अब दोबारा हमें सारी को ही दिखाया जाता है। एक डाइनिंग टेबल पर बैठी थी जहाँ एक औरत बहुत प्यार से उसे खाना सर्व करती है और अपना नाम वेंडा बताती है। इसी टेबल पर 3 और बच्चे भी थे जो मजे से खाना एंजॉय कर रहे थे। सारी को भी खाना मजे का लगा और वो तेज तेज खाने लगी, पर हकीकत में वो खाना नहीं बल्कि कीड़े और चूहे थे जो असल में सारी समझ नहीं पा रही थी। और सामने बैठे 3 बच्चे भी असल में सोल्स जिनका असल भी सारी देख नहीं पा रही थी और यह भरम उसे वेंडा दिखा रही थी। बाहर रात हो चुकी थी। सारी का पता अब तक किसी को नहीं चल पाया था। पुलिस भी उसे ढूंढने में नाकाम थी। रहमान की मॉम भी उससे उसकी लापरवाही की वजह से नाराज थी। यहाँ तक कि रहमान के दोस्त जो उस वक्त रहमान के साथ थे इस चीज का जिम्मेदार अपने आप को मान रहे थे और दुखी थे और सब कुछ ठीक करना भी चाहते थे। रहमान खुद भी अपनी बहन के गुमने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट था। रात में उसे टेंशन में नींद भी नहीं आती और अचानक उसकी खिड़की पर नॉक होता है। वो चौंक कर उठा ही कि पीछे से उसकी अलमारी खुल गई। उसे देखकर उसने वापस खिड़की की तरफ मुंह किया तो वहां उसकी बहन की डेमोनिक सोल खड़ी थी जिसे देखकर वो डर जाता है और अगले ही सेकंड सारी उसके सामने आकर उसे धक्का देकर रूम से बाहर चली जाती है। रहमान खुश हुआ, उसे लगा कि सारी घर वापस आ गई है। वो बाहर गया तो सारी घर में भाग रही थी पर उसके हाथ नहीं आई और तभी सारी के पांव उसे टेबल के नीचे नजर आए। रहमान डर गया क्योंकि कुर्सी के ऊपर कोई नहीं था। अब सारी उसे विंडो के पास दिखाई दी। उसने जाकर सारी को टच किया तो वो एक शैतान में बदल गई और डरावनी आवाज में बोली मुझे ढूंढना बंद करो, मैं जहां हूं बहुत खुश हूं। दूसरी तरफ रहमान की फ्रेंड को भी अपने रूम में उसकी मॉम अजीब तरीके से बैठी दिखाई देती है जो उससे कहती है कि जो पार्क वाला घर तुमने देखा है वो खाली नहीं है, उसमें एक शैतानी ताकत है। ये लड़की उनकी बातों को समझ नहीं पाई और तभी उसके घर पे दरवाजा नॉक हुआ। उसने जाकर बाहर देखा तो वो शॉक रह गई कि उसकी मॉम तो उसके डैड के साथ बाहर थी। जो उसके रूम में थी वो कोई और ही एंटिटी थी। अगले दिन क्लास में भी रहमान उदास था और उसे गार्ड की वार्निंग याद आई कि शाम में बच्चों का पार्क में रहना ठीक नहीं। वो जब शाम में गायब होने वाले बच्चों के पीछे की रीजन सर्च करता है तो उसे एक डेमोनिक एंटिटी यानी एक शैतानी ताकत के बारे में पता चलता है जो बच्चों को पकड़कर अपनी भूख मिटाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उस एंटिटी की तस्वीर भी एकदम से हिलती है और डर कर रहमान क्लास में ही चीख मार देता है और क्लास ओवर होने पर यह एंटिटी वाली बात वो अपने दोस्तों को भी बताता है जिसे उसकी बातों पे यकीन था क्योंकि रात से उन दोनों के साथ भी अजीब डरावने काम हो रहे थे। यहाँ रहमान का दोस्त उसे इस एंटिटी के बारे में और भी नॉलेज देता है कि वो एंटिटी उन्हीं बच्चों का शिकार करती है जिनको घर पर प्यार नहीं मिलता और फिर वो उनको माँ का प्यार देती है। ये एंटिटी बच्चों को जान से मारने से पहले उनकी फैमिली को 3 दिन का वक्त देती है
अगर वो बच्चे को न ढूंढ सके तो बस हमेशा के लिए उसे मारकर उसकी सोल को अपने साथ रखकर वो उसे माँ की तरह पालती है। यानी एक दिन वो जाया कर चुके थे और अब 2 दिन उनके पास थे जिसमें सारी को वो बचाने की उम्मीद रख सकते थे। यह तीनों इसीलिए उस डेमोनिक घर में जाने का फैसला करते हैं। यहाँ सारी का दोस्त ऑल्डी अकेले ही सारी की तलाश में इन लोगों से पहले उस घर में आ चुका था जो घर पार्क के पास था। घर की विंडो से वो देख पाता है कि सारी वहाँ खाना खा रही थी एक डीमन के साथ। जैसे ही उस डेमोनिक एंटिटी ने ऑल्डी को डरावने अंदाज में देखा तो वो घबराकर वहाँ से भाग निकला और बाहर निकलते हुए रहमान से टकरा गया। उसने जो देखा वो सब रहमान और उसके दोस्तों को बताया। चलो एक बात तो उन्हें पता चली कि सारी अंदर ही है। सारी को लेने के लिए वो ऑल्डी को लेकर उस घर के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि सारी कहाँ थी। सारी पहले डाइनिंग पर थी लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। रहमान ऑल्डी से कहता है ठीक है, बस तुम्हारा काम यही खत्म हुआ, तुम जल्दी से घर चले जाओ। लेकिन ऑल्डी घर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे भी सारी को ढूंढना था। इन्हें यहाँ की चीजें देखते हुए एक सफेद चादर में एंटिटी दिखाई देती है। ये लोग डर जाते हैं लेकिन डरते हुए वो उस चादर को हटाते हैं, लेकिन वो तो बस एक चादर में छुपा लैंप था। यहाँ ऑल्डी को जब सारी की झलक नजर आती है तो वो उसका पीछा करता है और पहुंच जाता है एक डेमोनिक कमरे में। जबकि रहमान को भी सारी की आवाज सुनाई देती है जो कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए काउंटिंग कर रही थी। उसे पकड़ने के चक्कर में वो भी उसी कमरे में आ गया जहां ऑल्डी था। दूसरी तरफ रहमान के दोस्त को भी कमरे में सारी दिखाई देती है। जब वो उस कमरे में जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस एंटिटी ने यहाँ का दरवाजा चुपके से बंद कर दिया। जब उसे यह एहसास हुआ कि वो इस कमरे में लॉक हो चुका है तो वो पैनिक होकर जोर जोर से दरवाजा बजाता है। 1 मिनट के लिए उसके दोस्त को उसकी आवाज सुन भी जाती है, पर जब वो इस दरवाजे के पास आई तो उसे अंदर कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया। हालांकि वो लड़का अंदर ही था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी दोस्त को भी देख पा रहा था। लेकिन जब उसकी दोस्त कमरे से आगे बढ़ने लगी तो वो समझ गया कि वो एंटिटी ही इसके साथ शरारत कर रही है। वो न अंदर की चीजें बाहर दिखा रही है और न ही अंदर की आवाज बाहर जाने दे रही है। तभी उस लड़की के पीछे एक केबिन खुलता है जिसके अंदर उसे सारी दिखाई देती है, जो एकदम से अपना बड़ा सा मुंह खोल लेती है और उसे देखकर वो डरकर वहीं बेहोश हो जाता है। बाहर उस लड़की को भी सारी की झलक दिखाई दी। सारी को पकड़ने के लिए वो जैसे उसके पीछे भागी तो सारी एक कपड़े के अंदर जा छुपी और उस लड़की के देखते ही देखते एक बहुत बड़ी एंटिटी में तब्दील हो गई। ये सब देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा डर गई। दूसरी तरफ हमें रहमान और ऑल्डी को दिखाया जाता है जो सारी को ढूंढते हुए एक दूसरे कमरे में आ गए थे जहाँ पर इन्हें एक डायरी मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे लैंप्स भी थे जिन्हें यह लोग जला लेते हैं। इस डायरी को पढ़ने पर इन्हें पता चलता है कि इस घर में पहले जो फैमिली रहती थी वो खुश बिल्कुल नहीं थे। यहाँ का ओनर अपनी बीवी और बच्चों को खूब पीटता था। ये पढ़ते हुए ऑल्डी भी रहमान को बताता है कि इस तरह तो मेरे भी डैड मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, वो मुझे मारते भी हैं। वो अपनी कमर दिखाता है जहाँ पर बहुत गहरे जख्मों के निशान थे। उसे यह दिखाते ही ऊपर से छत टूटती है और कोई अनजान ताकत उसे वहां से खींच कर ले जाती है और रहमान उसे बचा भी नहीं पाता, बस यह सब देखता रह जाता है। फिर उसी सुराख में से उसे नजर आती है अपनी बहन सारी जो कि उसकी मॉम के साथ खड़ी हुई थी। रहमान समझ गया कि यह उसकी मॉम नहीं है बल्कि वही एंटिटी ही है। उसने सारी को कहा फौरन मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पीछे जो खड़ी हैं वो हमारी मॉम नहीं है। उसके यह कहते ही वो एंटिटी अपना चेहरा बदल लेती है, लेकिन सारी उसके पास नहीं आती। वो तो उस एंटिटी की उंगली तोड़कर खाने लग जाती है और यह सब रहमान को बहुत अजीब लगता है। वो भागकर अपनी बहन को पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी वो एंटिटी सारी को लेकर गायब हो गई। रहमान को अब एक दीवार के पीछे से धम धम की आवाजें आ रही थी, जैसे वहां कोई बहुत बड़ी एंटिटी हो। वो इस आवाजों का पीछा करने लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ रहमान का दोस्त जिस कमरे में बेहोश हुआ था उसे भी होश आ चुका था। एकदम से उसी कमरे में कुछ दराजें खुलती हैं और उन 3 बच्चों की सोल जिन्हें हमने पहले डाइनिंग टेबल पर सारी के साथ खाना खाते हुए भी देखा था, वो एक एक करते हुए बड़े अजीब तरीके से उन दराजों से निकलकर खड़े हो जाते हैं। यह लड़का यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तीनों बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आ रहे थे, जिनसे बचने के लिए उसने दरवाजा खोला और वो बाहर चला गया। शुक्र था कि यह दरवाजा ब्लॉक नहीं था। यहाँ रहमान उस धप धप की आवाज का पीछा करते हुए एक अजीब से डरावने कमरे में आ चुका था, जहाँ अब उसके सामने एक बहुत बड़ी शैतानी एंटिटी थी। यह वही एंटिटी थी जिसके बारे में उसने गूगल पे सर्च किया था। यह बिल्कुल तस्वीर जैसी ही लग रही थी, या कह लें कि तस्वीर से भी कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके हाथ में इस टाइम ऑल्डी था। रहमान चुपके यह सब देख रहा था। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और ऑल्डी को कच्चा ही निगल जाती है। डर के मारे रहमान हिल भी नहीं पाता। वो जैसे ही अगले पल मुंह उठाता है तो वो एंटिटी उसके सामने थी। डर कर वो सीढ़ियों से ही नीचे गिर गया। सीढ़ियों से नीचे गिरते ही उसे उसके दोस्त संभाल लेते हैं और वो दोनों दोस्त उसे इस घर से निकल जाने को कहते हैं। वो रहमान को बताते हैं कि किस तरह उनके साथ यहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल
यानी डरावनी चीजें हुई हैं। रहमान भी उनसे कहता है, हाँ तुम सब ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से वेवे गोम्बल नामी एंटिटी को यहाँ देख लिया है, जो बच्चों को खा जाती है, और उसी की वजह से यहाँ पर यह सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं। रहमान उनसे कहता है, बस एक आखिरी मर्तबा हम उस कमरे में जाएंगे जहाँ अल्डी गया था। अगर हमें सारी न मिली तो हम लोग घर चले जाएंगे। रहमान की बात मानते हुए यह तीनों उस कमरे में तो आते हैं, लेकिन यहाँ पहले तो उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर उसे सारी दिख जाती है, जो एकदम से यहाँ चलते हुए गायब भी हो गई। इससे पहले कि यह लोग यहाँ से चले जाते, इन्हें एक काले रंग का कपड़ा हवा में उड़ता दिखाई देता है, जिससे यह लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो काले कलर का कपड़ा एक औरत और उसके 3 बच्चों में तब्दील हो जाता है। यह वही औरत थी जिसके साथ सारी बैठकर खाना खा रही थी। रहमान उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम सारी को छोड़ क्यों नहीं रही? तो यह लड़की अपना नाम वेंडा बताती है और कहती है कि मैं सारी को किसी को वापस नहीं करूंगी, क्योंकि सारी को कोई इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करती हूँ। यहाँ पर वो सारी को भी बुला लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम घर जाना चाहती हो? तो सारी ना में जवाब दे देती है। सारी उससे कहती है, वेंडा बहुत अच्छी है, वो मेरी सारी बातें मानती है, मुझसे खेलती भी है और मुझे अच्छा खाना भी बना कर देती है। रहमान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो अपनी बहन को हर हाल में बचाना चाहता था। वो उसका जाकर हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है, पर पकड़ नहीं पाता। तब उसका दोस्त उसे बताता है, ये सारी नहीं है बल्कि यह सारी की सोल है। इन्होंने जरूर सारी की सोल और सारी के जिस्म को अलग अलग कर लिया है। अगर हमें सारी को बचाना है तो हमें पहले उसके जिस्म को ढूंढना होगा। रहमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वेंडा नामी इस औरत से कहता है, तुम असल में कौन हो? तुम अपना असल मुझे दिखाओ। उसके यह कहते ही वेंडा नाम इस औरत का जिस्म अकड़ने लग जाता है और एकदम से वो वेवे गोम्बल नामी एंटिटी में बदल जाती है। रहमान एक चेयर उठाकर वेवे गोम्बल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक भूत को मारने का यह सबसे गलत तरीका था। रहमान के दोस्त के पास एक चाकू था, जिसे जाकर वो जल्दी से वेवे गोम्बल के दिल की जगह पर स्टैब कर देता है। खून के फव्वारे वहां निकलते हैं और एक अजीब चीज होती है कि वो सारा खून एक बॉल में बदलते हुए उसी लड़के के मुंह के अंदर चला जाता है जिसने वेवे गोम्बल के ऊपर हमला किया था। इस खून की वजह से वो लड़का वोमिट करने लगता है और वोमिट कर करके बेहोश हो जाता है। यहाँ पर वेवे गोम्बल अब रहमान का भी गला पकड़ लेती है, उसे दबा देती है और उसे बेहोश करके नीचे फेंक देती है। बेहोशी में वो एक अलहदा ही दुनिया में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसे इस घर की हिस्ट्री पता चलती है। वेंडा नामी जिस औरत की झलक वो बार बार इस घर में देख चुके थे, वो ही इस घर में रहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड एक अच्छा इंसान नहीं था। वो वेंडा के प्रेग्नेंट होने पर भी उसे मारता है और कहता है कि यह बच्चा उसका नहीं हो सकता। वेंडा उसे कहती रह जाती है कि तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, लेकिन वो आदमी वेंडा को ही मारने लग जाता है और वेंडा को बचाने के लिए उसके यहाँ 3 बच्चे भी आ जाते हैं और यह बुरा इंसान उसके बच्चों के सामने ही गरम गरम चाय से उसका मुंह जला देता है और फिर घर को छोड़कर चला जाता है। अपने हस्बैंड के ऐसे चले जाने की वजह से वेंडा बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। वह खुद को और बच्चों को जहर देकर मार देती है। मरने से पहले उसने खुद यहाँ अपने घर पे वेवे गोम्बल को बुलाया था। वो भी वेवे गोम्बल के बारे में सारी चीजें जानती थी और वो वेवे गोम्बल से कहती है कि तुम चाहे मेरी सोल ले लो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को प्यार से पालना, उनके प्यार में कमी मत होने देना। साथ ही वो इस घर को एक कर्स यानी एक श्राप में बदलने को भी कहती है, ताकि उसका हस्बैंड कभी भी इस घर में वापस न आ सके, क्योंकि अब उसे अपने हस्बैंड से नफरत हो चुकी थी। और फिर उस दिन के बाद से वेंडा और उसके बच्चों के सोल के साथ साथ वेवे गोम्बल भी इसी घर में रहने लगी और यह घर डेमोनिक हो गया, यानी शैतानी घर बन गया, जिसमें नेगेटिव एनर्जीज के अलावा कुछ नहीं था। ये सारा विजन देखने के बाद रहमान को होश आ जाता है। उसके साथ साथ उसके दोनों दोस्तों को भी होश आ जाता है और तभी उन्हें वेवे गोम्बल की आवाज आती है, जो उनके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। वो काउंटिंग करना शुरू कर देती है और डर के मारे यह तीनों जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद गोम्बल अपने जीभ से उन्हें ढूंढने लगता है और लड़की का पैर पकड़कर उलटा लटका देता है। तब रहमान दूसरा लड़का उसे बचाने जाता है, लेकिन गोम्बल की जीभ से लड़की को आजाद नहीं कर पाता। रहमान अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुका था। वो झंझला उठता है और जोर जोर से सारी को आवाज देने लगता है। वो सारी से कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे उस दिन वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आज तक तुम्हें जता नहीं सका। मैं सबके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। वो आवाजें देते हुए सारी को बताता है कि तुम्हें वेंडा आज अच्छी लग रही है क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रख रही है, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाला प्यार कभी नहीं दे पाएगी। आज तुम्हारी मॉम घर पे तुम्हारा वेट कर रही है, वो कल से तुम्हारे लिए रो रही हैं। उसकी यह बातें जैसे वेवे गोम्बल के ऊपर असर करने लगी थी। उसे कुछ कुछ होने लगा था और वो एक बहुत बड़ी उल्टी करती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से सारी बाहर निकल आती है। साथ ही लड़की भी जीभ से आजाद हो जाती है। असल में वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का शिकार करती थी जिनके पेरेंट्स उससे प्यार न करते हों, लेकिन यहाँ तो सारी का भाई और सारी की मॉम उससे प्यार करती थी और इस चीज का सबूत उसे मिल चुका था। वेवे गोम्बल पिघलने लग जाती है और वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद वे सारी को लेकर इस कमरे
से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वे ऑल्डो को बचा नहीं पाए क्योंकि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते थे और यहाँ तक कि उसे ढूंढने भी नहीं आए थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी का घर बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका था। उसे उसकी मॉम और भाई दोनों ही प्यार देते थे और उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते थे। सारी भी खुश रहने लगी थी। एक रात रहमान को अपनी किचन में से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब किचन में जाकर देखता है तो सारी वहां कच्चा गोश्त चबा रही थी। ये सीन दिखाकर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।